हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्टोपीडिया। आज हम आपके लिए लाए हैं वन शॉट कंप्लीट रिवीजन सीरीज क्लास 11th जेके बोस। आज हमारा फोकस रहेगा राइटिंग और सिटी लाइफ पे। हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही छोटे लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज जो आपकी एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेगा। इस सीरीज को ध्यान से सुनिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये है हमारी चैनल का क्यूआर कोड, यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इस टॉपिक जो कि राइटिंग और सिटी लाइफ है, इसको सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है और हर सब टॉपिक्स में जो इम्पोर्टेंट आपके पॉइंटर्स हैं उन्हें यहाँ लेकर आए आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीजोपोटेमिया और उसकी जियोग्राफी की। मीजोपोटेमिया की लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये दो रिवर्स टाइग्रिस और यूफ्रेटिस के बीच में लोकेटेड थी। और आज अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये है मॉडर्न डे इराक में। अगर हम मीजोपोटेमिया की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है और इसका मतलब ही होता है द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। दो रिवर्स के बीच में जो लैंड है, मीजोपोटेमिया का इटसेल्फ मतलब ही यही है। ये रीजन जो था ये एक बड़े क्रेसेंट यानी कि एक मून टाइप शेप जो थी उसका उसका एक हिस्सा था, छोटा हिस्सा था। और ये कहां से कहां तक स्ट्रेच होता था? फ्रॉम ईस्टर्न मेडिटेरियन कोस्ट थ्रू द वैली ऑफ टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस। ये एक फर्टाइल जोन था जो इन दोनों के बीच में लोकेटेड था। अब हम बात करते हैं कि रिवर, इसकी जियोग्राफी का क्या रोल रहा सिविलाइजेशन में। हर साल क्या होता था? एवरी ईयर the rivers flooded their banks, depositing fertile silt that made the soil rich for agriculture. जब भी एक रिवर जो है वो ओवरफ्लो करती है तो वो डेब्रिस जो है, एक फर्टाइल डेब्रिस की लेयर उसके ऊपर बना देती है जो एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होता है। और वही बेनिफिशियल प्रूव हुआ ये मीजोपोटेमिया की सिविलाइजेशन के लिए। Every early settlers built canals, embankments and reservoirs to control and store water. अब एग्रीकल्चर के लिए वाटर स्टोरेज की भी जरूरत थी, तो जो अर्ली सेटलर्स थे उन्होंने कैनाल्स, एम्बैंकमेंट और रिजर्वायर भी बिल्ड किए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है वो वहां पे ग्रो करती थी, जैसे कि डेट पाम्स, बार्ले, वीट और बहुत सारे वेजिटेबल जो थे इसकी वजह से वहां पे ग्रो करने लगे। अगर हम बात करें मीजोपोटेमिया की तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉर्दर्न पार्ट और एक साउदर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट में आ गया हमारे पास असीरिया, और इस एरिया में रिसीव होती थी रेनफॉल अबंडेंस में। और जो हमारा साउदर्न पार्ट था वो ड्राई और फ्लैट था, यानी कि वो इरिगेशन पे डिपेंड होता था। नॉर्दर्न पार्ट में रेनफॉल अबंडेंस में होती थी और साउदर्न पार्ट को इरिगेशन पे डिपेंड होना पड़ता था। पीपल ऑर्गेनाइज लार्ज स्केल इरिगेशन सिस्टम। लोगों ने लार्ज स्केल, बड़ी स्केल पे इरिगेशन सिस्टम बनाना शुरू किया जिससे एनकरेज हुआ कॉपरेशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। लोग एक साथ आके सोशल होने लगे, एक दूसरे से जुड़ के एक ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट हुई। और यही जो फर्टाइल लैंड है, द फर्टाइल लैंड बिकेम द बर्थ प्लेस ऑफ अर्लियर सिटी। और इसी से जन्म होता है सिटीज का, सिविलाइजेशन का। चलिए अब हम चलते हैं अपनी सेकंड सब हेडिंग की तरफ, द सिग्निफिकेंस ऑफ जियोग्राफी। क्या सिग्निफिकेंस रही जियोग्राफी की सिविलाइजेशन के ऊपर? द जियोग्राफी ऑफ मेसोपोटामिया इन्फ्लुएंस्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सिविलाइजेशन। यहाँ इसके कहने का मतलब है कि मेसोपोटामिया जो है, जो जियोग्राफी है उसकी, उसने सारे एस्पेक्ट्स की जो सिविलाइजेशन है उन पे इफेक्ट डाला। चाहे वो आपकी इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो आपकी पॉलिटिक्स हो, या चाहे वो आपकी सोसाइटी हो, इन तीनों पे असर डाला। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, द रिवर्स इनेबल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड बिटवीन टाउन्स एंड विलेजेस। अब रिवर्स जो थे वो एक टाइप का मीडियम बन गया आपके ट्रांसपोर्ट के लिए टाउन्स और विलेजेस में। फर्टाइल सॉइल सपोर्टेड एग्रीकल्चर, while the scarcity of natural resources like stone and metal encouraged long distance trade with Iran, Anatolia and Oman. फर्टाइल सॉइल जो डिपॉजिट होने लगी उसकी वजह से एग्रीकल्चर आपका फ्लोरिश करा। और जो स्केर्सिटी थी, कुछ रिसोर्सेज जैसे कि स्टोन और मेटल्स की स्केर्सिटी थी इस सिविलाइजेशन में, तो उसने क्या किया? उसने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को बढ़ाया विद द हेल्प ऑफ रिवर्स एंड द कैनाल, द चैनल्स।
और इससे क्या इफेक्ट पड़ा आपकी इकोनॉमी पे। अब हम आगे बात करते हैं। बिकॉज द लैंड वॉज ओपन एंड फ्लैट इट वॉज वनरेबल टू इन्वेजन। जो मीजोपोटेमिया था उसमें कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं थी, वो ओपन था। और जब आपकी लैंड ओपन होती है तो वो इन्वेजन्स को खतरा बनाए रखती है। दिस मेड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी। अब इस लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत थी और एक डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो प्रोटेक्ट कर सके आपकी लैंड को। दस पॉलिटिक्स का जन्म हुआ। As irrigation network grew larger, the need for coordination led to centralized control. अब नेटवर्क्स को बढ़ाना था, एग्रीकल्चर को ग्रो करना था, तो आपको कोऑर्डिनेटर तो चाहिए ऊपर जो आपको इन सब में देख रेख करे। तो सेंट्रलाइज कंट्रोल भी बढ़ने लगा। और ऐसे जो जियोग्राफी है उसने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और सोसाइटी को शेप किया। इकोनॉमिक्स के लिए ट्रेड को बढ़ाया थोड़ी बहुत, पॉलिटिक्स के लिए सेंट्रलाइज कंट्रोल को जन्म दिया, और जब हम करते हैं सोसाइटी की बात तो साथ आए लोग एक बेटर सोसाइटी के लिए। थर्ड पे चलते हैं हम, मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज। The growth of Mesopotamia's cities depended on constant movement of goods from the countryside and beyond. अगर हम ग्रोथ की बात करें, जो मीजोपोटेमिया सिटीज की थी वो डिपेंडेंट थी, जो मूवमेंट हो रही थी गुड्स और आपकी ट्रेड जो हो रहा था। विलेजेस जो होता है, अगर आप आजकल के टाइम में भी देखिए, वहां पे ज्यादातर आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर आपके भेड़ बकरियों से हमें दूध और वूल मिल जाता है। और सिटीज जो है ज्यादातर वहां पे रहती ही स्पेशलाइज क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज है, जैसे क्राफ्ट्स हो गए आपके, टेक्सटाइल्स हो गए, मेटल वर्क हो गए, पोइट्री पॉटरी हो गए। तो ये दोनों क्या होते हैं, इनके बीच में इंटरडिपेंडेंस बन जाती है। आपकी सिटीज से आपकी चीजें विलेजेस की तरफ आती हैं और विलेजेस से सिटीज की तरफ जाती हैं। अब मीडियम क्या यूज होता था, बोट्स रिवर्स के लिए और डोंकीज यूज होते थे टू ट्रांसपोर्ट गुड्स अलोंग कैनाल्स में और रोड्स में। अब ट्रेड सिर्फ विलेज और सिटीज के बीच में ही नहीं होता था, वो दूसरे रीजन्स के साथ भी होता था, जैसे ईरान, एंटोलियो और इंडस वैली जो हमारे इंडिया में थी उसमें भी, उसके साथ भी होता था। टू ऑब्टेन टिम्बर, कॉपर, टिन एंड स्टोन्स। और इस एक्सचेंज ने लिंक कर दिया विलेजेस और सिटीज को और एक क्रिएट कर दी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। इससे क्या हुआ, जो विलेजेस और सिटीज हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हो गई, जुड़ गई। ठीक है। अब हम बात करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, कि राइटिंग की डेवलपमेंट कैसे हुई। अगर हम राइटिंग की बात करें मीजोपोटेमिया में, तो सबसे पहले उसकी डेवलपमेंट हुई 3200 BCE में इन द सिटी ऑफ अरक। 3200 BCE इसका हम लोग डेट याद रख सकते हैं। इट बिगेन एज पिक्टोरियल सिंबल, ये पिक्चर्स की तरह इसका इजाद हुआ, पिक्चर्स की तरह इसका राइज हुआ, शुरुआत हुई, जो रिप्रेजेंट करता था गुड्स और नंबर्स को। The earliest use of writing was for recording economic transaction. सबसे पहले राइटिंग का इजाद ही इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के लिए हुआ। जब आप ट्रेड कर रहे थे एक दूसरे के साथ तो आपको उसके राइटिंग चाहिए थी, कहीं ना कहीं उस सिंबल्स का यूज होने लगा हमारे इकोनॉमिक, जो हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे थे एक दूसरे के साथ, उसमें कैसे बनाया जाता था, जो राइटिंग है, सिंबल्स है, वो कैसे बनाई जाती थी। मार्क्स वर मेड ऑन सॉफ्ट क्ले टेबलेट्स विद अ रीड स्टाइलस। रीड स्टाइलस क्या होता था, ये एक यंत्र टाइप था, जैसे आपका पेन होता है उसी टाइप का था, ये स्टिक जैसा हुआ करता था जिससे आप इंप्रेशन देते थे टेबलेट पे, जो आपकी क्ले टेबलेट होती थी। और उस टेबलेट पे मार्क लगाने के बाद उसे ड्राई कर दिया जाता था और उसे बेक कर दिया जाता था, ताकि जो भी उस पे इंप्रेशन बनाए गए हैं वो उसी तक रहे। ओवर टाइम साइंस बिकेम मोर एब्स्ट्रैक्ट, रिप्रेजेंटिंग आइडियाज और साउंड। और धीरे धीरे जो है ये और इम्प्रूव होने लगे, और अब जो है जो आपके इंप्रेशंस बनाए जाते थे वो आइडियाज और साउंड्स को रिप्रेजेंट करने लगे। राइटिंग वॉज मेनली यूज फॉर अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। राइटिंग जो है वो आपकी ज्यादा डे टू डे लाइफ में तो यूज नहीं होती थी, लेकिन अकाउंटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में जरूर यूज होती थी। दस मार्किंग अ मेजर स्टेप इन ऑर्गेनाइज लाइफ। यही छोटे छोटे स्टेप हमें सिविलाइजेशन की तरफ ले जा रहे थे। अब हम बात करते हैं द सिस्टम ऑफ राइटिंग। सिस्टम क्या था राइटिंग का, कैसे लिखा जाता था, तरीका क्या था। अब हम बात करेंगे मीजोपोटेमियन स्क्रिप्ट के बारे में, जिसका नाम था क्यूनीफॉर्म।
क्यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है वेज शेप्ड। वेज शेप का मतलब होता है एक ट्रायंगल टाइप, इस टाइप का। ये क्या होता था, ये वेज शेप, इसका मतलब ही यूनिफॉर्म का वेज शेप्ड है। एक स्टाइलस होता था, स्टाइलस का भी मैंने आपको मतलब बताया, ये पेन की तरह होता था जो इमेज इंप्रेशन डाल देता था आपकी क्ले पे, ठीक है। ओरिजिनली पिक्टोरियल, इट इवॉल्व्ड इनटू सिलेबिक सिस्टम दैट रिप्रेजेंट साउंड। पहले तो ये पिक्चर्स की तरह रिप्रेजेंट करता था, जो भी ये सिंबल थे। बाद में ये एक सेलेबिक साउंड, जैसे हम ए लिखते हैं तो वो एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है हमारी, वैसे ही ये डेवलप होने लगा। सबसे पहले इनको क्ले टेबलेट्स पे लिखा जाता था एक स्टाइलस की मदद से, और धीरे धीरे क्या हुआ, जब तक जितने ये इवॉल्व होते गए उतने ही ये रिड्यूस होने लगे नंबर में, और यूज टू राइट सेवरल लैंग्वेजेस लाइक सुमेरियन और एकेडेमियन। और इससे क्या हुआ, बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो लिखनी शुरू की गई इन्हीं के मदद से, इसी स्क्रिप्ट की मदद से, जैसे कि सुमेरियन और एकेडेमियन। यूनिफॉर्म जो है वो ऑलमोस्ट 3000 साल तक यूज करते रहे, और इसका मेन काम था रिकॉर्ड रखना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करना, और कम्युनिकेशन में हेल्प करना। अब हम बात करते हैं लिटरेसी की, कि कौन कौन जो था वो पढ़ा लिखा था। जो रीडिंग और राइटिंग थी वो ज्यादातर स्क्राइब्स तक ही सीमित थी। स्क्राइब्स होते थे आपके वो लोग जो कॉपी करते थे आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके टेक्स्ट को, और ये ज्यादातर अटैच होते थे टेम्पल से और पैलेसेस से। जो आपके महल वगैरह होते थे या जो आपके मंदिर वगैरह होते थे, ये ज्यादा उन्हीं से अटैच होते थे, क्योंकि उन्हीं उन्हीं के पास ज्यादा काम होता था इनका। जो स्क्राइब करते थे, क्या काम होता था इनका, ये कॉपी करते थे लिस्ट को, अकाउंट्स को, भजन वगैरह, इन सब को ये क्ले टेबलेट्स पे कॉपी करते थे। और जो प्रीस्ट होते थे, ऑफिशियल्स या मर्चेंट, ज्यादातर इन यही पढ़े लिखे होते थे, ज्यादा कॉमन लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। कॉमन पीपल डिपेंडेड ऑन स्क्राइब्स फॉर लीगल एंड बिजनेस वर्क। और अगर जो आपके कॉमन पीपल हैं उन्हें कोई भी काम होता था तो वो स्क्राइब्स के पास ही जाते थे। Although few could read and write, writing influenced all aspects of Mesopotamia life, preserving its records and traditions. ये बात सच है कि बहुत कम ही लोग पढ़े और लिखे थे, लेकिन राइटिंग की वजह से सारे एस्पेक्ट जो मीजोपोटेमियन लाइफ के थे वो प्रिजर्व रहे। लोगों तक आज भी उनके जो लिखे गए हैं, जो उनकी सभ्यता है, उस तक उसकी पहचान आज भी जिंदा है, क्योंकि जो उन्होंने राइटिंग डेवलप की उसकी वजह से लोग जान पा रहे हैं उनके कल्चर के बारे में, उन्होंने क्या इन्वेंशन की थी, वो कैसे जीते थे, इसकी वजह से। अब हम आगे बात करते हैं द यूज ऑफ राइटिंग। राइटिंग का क्या इस्तेमाल किया जाता था। राइटिंग जो थी ज्यादातर वो आपकी प्रैक्टिकल और कल्चरल पर्पस को सर्व करता था। जैसे कि हम बात करें अगर इकोनॉमिक से रिलेटेड, हम उस राइटिंग हेल्प करती थी आपके गुड्स को रिकॉर्ड करने में, ट्रेड कैसा चल रहा है, टैक्सेस कैसे थे उस टाइम। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑर्डर इशू करना है जो लोगों के लिए, लॉज जो बनाए गए हैं, जो सेंसस डाटा एटसेट्रा होता है। रिलीजियस की बात करें तो हिम्स आ गई, प्रेयर्स, रिचुअल, ये सब काम था राइटिंग के लिए। कल्चरल की बात करें, जो स्टोरीज, मिथ्स और पोइट्री जो है, जो जनरेशन तक जाती है, उसको प्रिजर्व किया गया। राइटिंग ensured effective administration and preserved cultural memory across generation। राइटिंग ने क्या किया, जनरेशन्स तक जो इनका कल्चरल वैल्यूज थे और जो मेमोरी है उसको प्रिजर्व किया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया। साउदर्न मेसोपोटामिया में अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, स्पेसिफिकली टेम्पल्स और किंग्स की बात करेंगे। सिटीज जैसे कि अरक, निप्पुर, ये टेम्पल्स के अराउंड डेवलप हुई, which were both religious and economic centers। टेम्पल्स ना ही सिर्फ रिलीजियस थे बल्कि वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी रखते थे, क्योंकि टेम्पल्स जो थे वो ओन करते थे उस टाइम लैंड्स को, वो मैनेज करते थे, इरिगेशन को मैनेज करते थे, और वो ग्रेन की भी स्टोरेज करते थे। यानी कि वो सेंटर ऑफ पावर भी थे। वो एम्प्लॉय कर सकते थे लेबरर्स को और आर्टिजन्स को। अब जैसे जैसे सिटी बढ़ने लगी, किंगशिप इमर्ज, किंग लेड आर्मीज, बिल्ड टेम्पल्स, पैलेसेस एंड मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर। अब जैसे जैसे सिटी जो है वो बढ़ने लगी, किंग की जो पावर है वो और इमर्ज होने लगी। किंग के पास आर्मी बढ़ने लगी, उन्होंने टेम्पल्स को ज्यादा बिल्ड किया, पैलेसेस को बिल्ड किया, और उनका काम होने लगा कि वो मेंटेन कर सके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को।
Kings were seen as representative of God, ensuring justice and protection for the people. जो किंग है उन्हें भगवान की तरह देखा गया कि ये भगवान के दूत हैं और इनका काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना, लोगों को न्याय दिलवाना. The temples and palaces together symbolized authority and unity. जो आपके टेम्पल्स और पैलेसेस हैं वो आपके एक पावर का सिंबल बन गए, यूनिटी का, एकता का सिंबल बन गए. अब हम बात करते हैं लाइफ इन द सिटी कि सिटी की लाइफ कैसी हुआ करती थी. जो सिटी लाइफ थी मेसोपोटामिया में वो बिजी थी और ऑर्गेनाइज्ड हुआ करती थी, जैसे कि सारी सिटी लाइफ होती ही. जो इनके हाउसेस थे वो मड ब्रिक्स के बने हुए थे और जो इनके कोर्टयार्ड्स होते थे वो ओपन होते थे. जो घरों के आसपास का एरिया होता था जहाँ छत नहीं होती है वो ओपन हुआ करते थे. स्ट्रीट्स जो थी वो पतली थी और वाइंडिंग थी. वाइंडिंग मतलब जैसे आपके एरिया के बार बार क्रॉस करते हैं, जैसे आपकी वायर्स होती है वो भी वाइंडिंग होती है. मार्केट्स वर एक्टिव सेंटर्स ऑफ ट्रेड. जो मार्केट्स थे वो सेंटर ऑफ ट्रेड थे क्योंकि मार्केट्स में ही आपके जो गुड्स होता है उनका लेन देन होता है. पीपल वर्क एट आर्टिस्ट, मर्चेंट्स, स्क्राइब्स, लेबरर्स, अलग अलग काम करते थे लोग. सोसाइटी जो थी वो डिवाइड थी. सोसाइटी का डिवीजन तो था ही, ऊपर, मिडिल, डाउन, जिन्हें हम डिवीजन करते थे अलग अलग जो वो काम करते थे. जैसे जो किंग्स और आपके प्रीस्ट थे वो टॉप पे रहते थे. उसके बाद आते थे आपके मर्चेंट जो ट्रेड करते थे और वर्कर्स. फिर उसके बाद आते थे आपके पेजेंट्स और जो स्लेव्स होते थे. वुमेन जो है वो वीविंग में एंगेज थी, मतलब वो सिलाई बुनाई का काम करती थी, ट्रेड भी करती थी, लेकिन जो उनके राइट्स थे वो मेल काउंटर पार्ट्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम थे. और जो फेस्टिवल्स और गैदरिंग थे उन्होंने एक अर्बन कल्चर जैसा, आपका सिटी कल्चर जैसा एक क्रिएट कर दिया. इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेडिंग टाउन. ट्रेडिंग टाउन पास्टोरल जोन में जो गेजिंग जोन्स होते हैं जहां पे आप भेड़ बकरियां चराते हैं. Some towns developed in pastoral regions where herding and trade were both important. कुछ टाउन्स ऐसे भी थे जहां पे हर्डिंग यानी कि चराना, गाय बकरियां वगैरह जिन्हें चराते थे, और ट्रेड दोनों इंपॉर्टेंट हुआ. अगर हम ऐसी एक सिटी की बात करें तो वो थी मारी, जो लोकेटेड ऑन द मिडल यूफ्रेटिस. ओके, मारी लिंक्ड मेसोपोटामिया विद सीरिया एंड एंटोलियो. मारी ने लिंक किया मेसोपोटामिया सिटी को सीरिया से और एंटोलियो से. ये ट्रेड करती थी ग्रेन्स में, मेटल्स में, एनिमल्स में और टेक्सटाइल्स में. ठीक है. इट्स आर्काइव शो डिटेल्स ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड. जो आर्काइव्स थे इसके, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं किसी चीज के बारे में, उन्होंने हमें डिटेल ट्रेड बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड सब कुछ बताया. Such towns connected agriculture and nomadic world, spreading goods and ideas across region. जो ऐसे जो टाउन्स होते थे उन्होंने एग्रीकल्चर और नोमैडिक वर्ल्ड्स को कनेक्ट किया, जिसने गुड्स और आइडियाज को अलग अलग रीजन में उनका एक कनेक्शन बनाया. अब हम बात करते हैं सिटीज इन मेसोपोटामियन कल्चर. सिटीज कैसी थी? तो सिटीज जो थी उन्हें रिकॉर्ड किया जाता, उन्हें माना जाता था कि वो सेक्रेड गिफ्ट है, वो गिफ्ट है भगवान ने हमें दिए हैं, और सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन तो थी ही सिटीज. ईच सिटी हैज अ पैट्रन डाइटी वर्शिप्ड इन इट्स मेन टेम्पल. हर जो सिटी थी उसमें एक पेट्रन डे, एक मेन डेटी हुआ करती थी, जिसे वो एरिया में जो वर्शिप हुआ करती थी, जो टेम्पल था वहां के, जो मेन टेम्पल था. टेम्पल्स एंड पैलेसेस सिंबलाइज्ड वेल्थ एंड डिवाइन फेवर. जो टेम्पल थे वो सिंबलाइज करते थे पैसा, जो आपकी वेल्थ थी, और डाइवाइन फेवर, जो देवी आपको उपहार दिए गए हैं, जो फेवर्स दिए गए हैं, लाइक भगवान की कृपा जो है उनको सिंबलाइज करती थी. लिटरेचर प्रेज सिटी लाइफ एज ऑर्डरली एंड प्रॉस्पेरस. जो भी हमें लिटरेचर मिलता है कुछ भी इससे रिलेटेड, वो प्रेज करती है कि ऑर्डरली थी, एक क्रम में चलती थी और प्रॉस्परस थी. Cities became symbols of progress and culture, reflecting Mesopotamian pride in urban life. Cities जो थे वो सिंबल बन गए प्रोग्रेस और कल्चर का, जिन्होंने रिफ्लेक्ट किया अर्बन लाइफ में, प्राइड को रिफ्लेक्ट करते थे वो. अब हम बात करते हैं लेगेसी ऑफ राइटिंग. जो जनरेशन से जनरेशन तक आई, वो लेगेसी क्या रही हमारी राइटिंग की. जो राइटिंग थी वो एक देन रही मेसोपोटामिया की, ग्रेटेस्ट लेगेसी में से एक देन रही मेसोपोटामिया की. जो क्यूनेफॉर्म था वो 3000 साल तक चलता रहा. ये जो स्क्रिप्ट थी ये यूज में रही 3000 साल तक.
इसने प्रिजर्व किया जो वहाँ के लॉज थे, ट्रेड कैसे हुआ करता था, और जो नॉलेज थी उस कल्चर की, उस सिविलाइजेशन की, उसको प्रोटेक्ट करके रखा। Thousands of tablets reveal details of economy, उस टाइम की इकोनॉमी कैसे काम करती थी, बिलीफ क्या थे उस टाइम की, और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता था। ये डेसिफर की गई थी 19th सेंचुरी में, और एक नई अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत की उसने, कि हमने हिस्ट्री समझी मेसोपोटामिया की, एक नया विजन खोल दिया हमारे लिए। The invention of writing changed human communication and became the foundation for later civilization. इस इन्वेंशन ने जो हमारा कम्युनिकेशन का तरीका था ह्यूमंस का, वो चेंज कर दिया, और ये लेटर सिविलाइजेशन के लिए एक फाउंडेशन, एक बेस तैयार की गई। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। ये सेशन बनाया ही इसलिए गया था ताकि जो आपके लास्ट मिनट प्रिपरेशन आपके एग्जामिनेशन की, उसके हिसाब से बनाया गया है। ये जो हमारी चैनल आपको यहाँ दिख रही है, इसका पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम की चैनल पे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ऐसे सेशन और भी आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।